यहाँ तक हम लोग पढ़ दिए थे कि हैदर अली जो है छक्का 1766 में मिलाया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे पढ़ते हम लोग। याद है त्रावणकोर में किस राजा ने आधुनिक हथियार की मदद से एक तो शक्तिशाली सेना स्थापना की, उसके माध्यम से राज विस्तार किया? तो मार्तंड वर्मा पढ़ते हैं। कहाँ पे त्रावणकोर? केरल में। फिर बोला है मार्टिन वर्मा ने कब जो है किस वर्ष के बाद त्रावणकोर राज्य को महत्व दिलवाया? तो 29 में किस मारा? 1740 में तो इसको डच से युद्ध हुआ था, तो 29 में। फिर बोल रहा है मार्टिन वर्मा ने किस शक्ति को केरल से बाहर खदेड़ा था? तो डच को 1740 में। इसको बैटल ऑफ कोलचई बोलते हैं, कोलचई। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बुरहान उल मुल्क ने अवध की 3 प्रमुख पदों, जो बुरहान उल मुल्क था अवध में 3 प्रमुख पद रहता था, उसको एक साथ अपने नियंत्रण में ले लिया। वह कौन कौन सा पद था? एक तो सूबेदारी होगी, एक दीवानी होगी, और एक प्रमुख बच गया पद फौजदारी। तो इन तीनों पद को क्या किया? अपने नियंत्रण में ले लिया। ये बुरहान उल मुल्क कौन है? तो शहादत खां। इसी के समय याद है एक विद्रोह हुआ था जमींदारों का। ठीक है, जमींदारों का, जिसके कारण 1728 में एक न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट कर देता है। आसफ जाह को सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदारी सौंपी गई? आसफ जाह अवध का। किसको? अवध का। इसको अवध का सूबेदारी सौंपी गई। बाद में उन्हें दक्कन का कार्यभार सौंपा गया था। आसफ जाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए? वह दिल्ली से निर्देश लेकर शासन करता था? नहीं, वह मुगल सम्राट का सेवक होने के बावजूद काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था, तो यही सही है। ऐसा लिखा गया है कि वह मुगल सम्राट का सेवक था, लेकिन वह बिना दिल्ली के हस्तक्षेप के ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता और शासन चलाता। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जाह के किस क्षेत्रीय नियंत्रण पे प्राप्त करना चाहता था? तो पूर्व दिशा में, इस दिशा में जो निजामुल मुल्क है वो आसफ जाह का किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था? निजामुल मुल्क पता है कौन है? हैदराबाद के चिंगीज़ खान। वो बताए थे ना चिंगीज़ खान के बारे में, ये सहिष्णुता था, इसका एक पहचान था, इसके शासन का सहिष्णुता। दूसरा, राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। तीसरा, ये कोरोमंडल तट पे आक्रमण करना चाहता था। तो कोरोमंडल तट का जो वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है उसी पर बुरहान उल मुल्क है, निजामुल मुल्क है जो चिंगीज़ खान है, कब्जा चाहता था साउथ में। अब जो है 1790 के वर्णन के अनुसार निजाम की व्यक्तिगत सवारी में कितने हाथी शामिल थे? निजामुल मुल्क के तो 400 हाथी शामिल रहते थे और घोड़ा कई हजार। फिर यहाँ बोला राणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी किस वर्ष संभाली? ये आपका NCERT का ही है, 1772 बार बोले कि 72 में संभाला, और उसके बाद 18 जून 1556 में ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी किया था। अब हम मैसूर राज के बारे में देख लेते हैं एक बार। आपको तो मैसूर राज के बारे में पढ़ा ही है अभी, है कि नहीं? कि मैसूर राज में क्या हुआ था? बहमनी और विजयनगर में युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध। उसके बाद वहाँ पे मैसूर वंश हुआ, मैसूर में वाडियार वंश हुआ। वाडियार वंश का जो अंतिम शासक है चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय था, है ना? अब इसके जो चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय है, इसके समय जो सत्ता है 2 मंत्री के हाथ में था, एक नंदराज एक देवराज। इसी का जो नंदराज का सिपाही है, जो क्या बोल सकते हैं, सिपाही बोल रहे मतलब फौजदार, हैदर अली था। अब जो हैदर अली है इसी को मार के इनडायरेक्टली इसको भी मारा और अपना शासन स्थापना किया।
हैदर अली ने मैसूर वंश वाडियार वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर मैसूर राजवंश की स्थापना की? ये बिहार एसआई में ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। छिक्का कृष्णराज द्वितीय। अब आते हैं फिर यहाँ पे देख लेते हैं। इनसे बहुत सवाल पूछता है दोस्त। वह कौन ऐसा राज था जो 18वीं सदी के अंतिम समय में आया और 18वीं सदी के अंतिम समय में ही समाप्त हो गया? तो वो था मैसूर। 1761 में इसका स्थापना हुआ हैदर अली के द्वारा और 1799 में मैसूर समाप्त हुआ चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध के कारण। याद है, ये वही डेट है जिस समय EIC का पौंडीचेरी पे कब्जा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पौंडीचेरी पे कब्जा हुआ था और ये वही डेट है जिस समय पानीपत का सेकेंड बैटल हुआ था। ये वही डेट है जिस समय अहमद शाह अब्दाली का भारत पे आक्रमण हुआ था। अब हैदर अली और टीपू सुल्तान के कार्यों पे पढ़ते हैं। हैदर अली कौन कौन काम किया इसको देख ले रहे हैं। सबसे पहले इसने 1755, देखो डेट याद रखो, 55, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम एक यही है। आपको एग्जाम हमेशा फंसाएगा कि आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना DD गुल में किसने किया? तो जो आधुनिक शस्त्रागार है इसका स्थापना 1755 में हैदर अली ने ही किया। और दूसरा 1761 में जो है हैदर अली मैसूर का स्थापना किया, ये भी ठीक है। फिर आपको याद रखना है कालीकट प्लस मालाबार तट पर भी कब्जा किया। ये कालीकट प्लस मालाबार तट पर भी कब्जा किया और मैसूर का प्रसार किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपको याद रखना है एक UGC नेट में सवाल पूछा था कि हैदर अली ने हौशकोटे, क्या नाम है, हौशकोटे, डोड, बेलापुर, शेरा, वैदनूर आदि पर भी विजय प्राप्त कर दक्षिण भारत के पोलीगारों को अपने अधीन किया था। तो हैदर अली ने हौशकोटे हो या डोड बेलापुर हो या शेरा बुरहानपुर हो, वेदनपुर, इन जगह पर भी विजय प्राप्त कर पोलीगार को अपने अधीन किया था। तो एक काम ये भी है कि पोलीगार को कौन अपने अधीन लाया था इन जगह पे विजय करके? तो हैदर अली पिता ही अपने अंदर पोलीगार को लाया। फिर आपको पता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में मृत्यु हो गया, लेकिन तो इसमें मंगलोर की संधि हुआ था। इस कारण जब मंगलोर की संधि टीपू किया था, ये भी फंसाता है। और हैदर का क्या किया, आइए सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में याद है प्रोटोनोवा का युद्ध हुआ था 1791 में। पहले पोल्लूर का हुआ, वैली को हराया, वैली को। अब प्रोटोनोवा का युद्ध में पोंटा बहा दिया, कुट के आयरकुट, तो ये बाप लड़ा था। फिर वाडियार वंश के जो अंतिम शासक थे छिक्का कृष्ण द्वितीय का हत्या किया था। मैसूर शासक हैदर अली को किस मराठा शासक का सामना करना पड़ा था? तो हैदर अली का ना माधव राव जो मेडिएटर थे, याद है, उनसे सामना करना पड़ा था। मराठा सम्राट जो रघुजी भोसले हैं, रघुजी भोसले का सामना अलीवर्दी खां किया था, लेकिन माधव राव का सामना ये किया था। ये भी UGC नेट में सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए टीपू सुल्तान क्या क्या काम किया। टीपू सुल्तान तो ये क्या किया, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में शामिल 9, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में शामिल होता है जब इसके पिता का मृत्यु हो जाता है, और इसी समय ये पोल्लूर का युद्ध करता है। पोल्लूर के युद्ध में एक तरफ जहाँ इसके पिता रहते हैं प्लस टीपू रहते हैं, साथ में वर्सेस में वेली नाम का आदमी रहता था, बेला के पोल पे चढ़ा दिया था जिसको। और ये सब कहानी हो रहा है 1780 में, ठीक है, 1780 में। इसी का जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समय है वो 80 से 84 है, 1784। दूसरा वाला है 1790 से 92, तीसरा वाला है 1799। अब पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध का डेट क्या है बता सकते हो? सोचना, गूगल करके देखो। टीपू जो है वो पहला आदमी था जिसने युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया। पिता हैदर के विपरीत ये बहुत सारा काम किया, अपने नाम का सिक्का चलवाया। हैदर अली तो कोई उपाधि नहीं लिया था, लेकिन ये टीपू जो है उपाधि लिया बादशाह का। टीपू सुल्तान की उपाधि लिया था बादशाह का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ये 1796 में, देखो ये बहुत ही आपको स्पेक्ट्रम का ये जो लाइन है हम बता रहे हैं।
1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया। सबसे पहले ये डेट याद रखो, 90 से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें टीपू को क्या खेलना पड़ा था, श्रीरंगपट्टनम का अपमानजनक संधि करना पड़ा। उसके बाद ये अपने आप को मजबूत कर रहा है, तो यही ना टाइम पीरियड होगा 1796, जो 1799 में लड़ाई करेगा। तो इसी समय ये नौसेना बोर्ड का क्या किया था, गठन किया था, टीपू करेगा। फिर आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापना करना, यही बिहार सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो सर्विस था उसमें एग्जाम पूछा था। फिर ये जैकोबिन क्लब का भी स्थापना करेगा 1797 में। इसके बाद क्या कर रहा है, 1797 में जैकोबिन क्लब का स्थापना कर रहा है। फिर श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। व्यापारिक संबंध बनाने हेतु टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगो आदि जगह अपना दूध भेजा था। कहाँ का दूध भेजा था, फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगो, इन सब जगह दूध भेजा था। ठीक है, तो सारा काम कौन कर रहा है, टीपू कर रहा है। बस हैदर कौन किया, पुलिकार को अपने अधीन लाया, केलर प्लस कोरोमंडल और मालाबार तट पे कब्जा किया, और क्या किया, डीडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया 1755। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान ने अपना राजदूत कहाँ नहीं भेजा था, फ्रांस भेजा था, बिल्कुल, ये भी BCLS में ये भी पूछा हुआ सवाल। टर्की भेजा था, बर्मा पेगू बगल में भेजा था, बिल्कुल। स्पेन नहीं भेजेगा भाई, पेन हो जाएगा इसको, स्पेन भेजेगा तो ऐसे याद करा थे। फिर से यहाँ पर है, किसे कहा जाता है, मोनेस्टर प्योर एंड सिंपल, टीपू सुल्तान का। फिर है, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात किसको वाडियार देश का शासक बनाकर उसके साथ सहायक संधि किया, तो कृष्णराज द्वितीय के साथ। सहायक संधि किससे किया था, कृष्णराज द्वितीय के साथ नहीं, कृष्णराज तृतीय के साथ न करेगा, एक सेकेंड, तृतीय होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, हैदर अली ने स्वयं को राजा कब घोषित किया, 1766 में, 1766 में। टीपू कब राजा बना, 1782 में। 66 वाला डेट याद आ रहा है दोस्त, कुछ हैदर कुछ किया था इस समय, बिल्कुल किया था। आइए आपको दिखाते हैं 66 में। 66 में हैदर क्या किया था, मालाबार और कालीकट को मैसूर में मिलाया था, छक्का मिलाया मालाबार कालीकट को मैसूर में। इसी समय जो हैदर है वो राजा भी बनता है। अब आते हैं यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है, किस मराठा का किसके से सामना हुआ, तो बंगाल के नवाब जो अलीवर्दी खां हैं इसका सामना होता है रघुजी भोसले से, रघोबा से, इसका ट्रिक है अरा, अ से अलीवर्दी, रा से राघोजी भोसले। फिर जो मैसूर का जो शासक है हैदर अली, इसका किसके साथ सामना होता है, तो माधव राव से, इसका क्या ट्रिक है, हेमा, हे से हैदर अली, माँ से माधव राव। फिर है, किस पेशवा ने पुर्तगाली से सालसेट और बेसिन छीन लिया था, तो बताओ, बाजीराव प्रथम। आपका सेम ये NCERT में दिया हुआ था कि पुर्तगाली से किसका पंगा होता है, तो बाजीराव प्रथम। कब, 1739 में। किस से, पुर्तगाली से। 1739 वही डेट है जिसके 100 साल बाद रंजीत सिंह का क्या होता है, मृत्यु। 1639 वही डेट है जिसपे जब मद्रास के अंग्रेज पे कब्जा होता है कि नहीं। अब पौंडीचेरी पे कब अंग्रेज का कब्जा हुआ था, इसी पीरियड में पता है, 1761 में। तो ये सब डेट याद रखें, कब छीना कब किया, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर देखें, ये सवाल जो है CUET में पूछा था कि 1761-62 में हैदर अली ने शुरुआती समय में ऑस्कोटे के डोडलपुर, बेलारपुर, सेरार, बेदनूर आदि पर विजय प्राप्त कर
दक्षिण भारत के पोलिगारों को अपने अधीन किया, बिल्कुल पोलिगारों को अपने अधीन किया इसका बात। पेशवा माधवराव द्वितीय के नेतृत्व में मराठा अक्सर मैसूर क्षेत्र पर हमला किया और 1764 में हैदर अली को हराया। बिल्कुल, जो माधवराव है, हेमा, कैसे याद कराए थे, हेमा, हैदर अली, माधवराव, इसके साथ कई बार हैदर अली का पंगा होता है। हैदर अली हमेशा क्या होता है, हार जाता है। ये भी सही है। हैदर अली ने अंग्रेजों के बीच 1784 में मंगलोर की संधि की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नहीं, मंगलोर की संधि हुआ था सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में, लेकिन इस समय हैदर इससे पहले ही टिपक गया। उसके बाद बच के टीपू, तो इसके साथ हुआ था। ये पॉइंट वाला बात है। हैदर अली सीखने का उत्सुक था और उसने पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की प्रशंसा की तथा जैकोबिन क्लब का स्थापना का प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब ये वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि जो जैकोबिन क्लब है 1797 में वो टीपू किया और 1796 में जो है नौसेना बोर्ड का भी गठन किया था। अब ये देखना पड़ेगा क्या आंसर है, ए और बी। बिल्कुल ए और बी ही सही है, क्योंकि जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू किया था। तो ये बरकरार है, तो तुमको बरकरारना नहीं है। देखो टीपू किस किस से पत्र व्यवहार किया था, ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। पता है, अंग्रेजों को हराने के लिए टीपू को इतना पता था कि भारतीय राज्यों से उसको किसी भी प्रकार के सहयोग का आशा नहीं था। कितना इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है। अपने देश में किसी से सहयोग की आशा नहीं था, वो विदेशों में सहयोग प्राप्ति करना चाहता था, जिसके तहत वो अरब, कस्तुनतुनिया, नेपोलियन, अफगानिस्तान, मॉरिशस के साथ पत्र व्यवहार किया। नेपोलियन, अरब, कस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, मॉरिशस और यहाँ पर क्या था, फ्रांस, मिस्र, तुर्की, फिर से उसके बाद पेगू यानी वर्मा, इन सब से पत्र व्यवहार किया था। याद है? तो यहाँ पे यही बात है। पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 बीपीएससी में, 67 से 69, क्योंकि 66 ये वही पीरियड है जब हैदर क्या करता है, कालीकट और मालाबार तट को मैसूर में मिला देता है। अब यहाँ देखो, जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसके बीच में हैदर ख़त्म। तो उसके बाद जो मंगलोर की ट्रीटी हुआ 1784 में, वो टीपू करता है। ठीक है। अब यहाँ पे टीपू के बारे में बहुत सारा बात दिया है जो कि पढ़ना भी चाहिए, कि मैंने इसको सारा सवाल में कन्वर्ट किया है। टीपू ने कब जो है नौसेना बोर्ड यानी कि नेवल बोर्ड का गठन किया था, आपको पता होने से ये 96 में। कैसे याद रखेंगे, तो 99 में मेन युद्ध कर रहा है, उससे पहले नौसेना बोर्ड गठन करेगा 1799 में। 1799 में तो ये हो रहा है युद्ध सब, तो 1796 में। 1797 में भी काम करता है जैकोबिन क्लब का स्थापना। तो ये दोनों काम जो है 1799 से पहले किया। तो 1799 से पहले 1796 और 1797 इस समय क्या किए थे, नौसेना बोर्ड। क्या कहते हैं, नौसेना बोर्ड, नेवल बोर्ड। और यहाँ पर क्या है, जैकोबिन क्लब का स्थापना। अब यहाँ पे देखो, जो जैकोबिन क्लब का स्थापना है 1797 में कहाँ पर किया था, तो श्रीरंगपट्टनम में ही करेगा भाई। ठीक है। मराठा आक्रमण 1791 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए किस मंदिर की मरम्मत के लिए टीपू ने धन दिया था? बताओ, आक्रमण कर रहा मराठा, क्षतिग्रस्त हो रहा है और धन दे रहा है टीपू। श्रृंगेरी मंदिर, माँ शारदा, माँ शारदे, इसका मूर्ति स्थापना के लिए दान दिया था। टीपू सुल्तान निम्नलिखित में से किस भाषा को धारा प्रवाह नहीं बोल सकता था? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान न जाने कई भाषा बोलता था धारा प्रवाह। एक कैसे याद रखेंगे, एक तो ये देखो साउथ का बोलेगा, है ना,
एक तो साउथ का बोलेगा, एक मुसलमानी भाषा बोलेगा। उत्तर का बोलेगा क्या? संस्कृत नहीं। तो कन्नड़ बोलेगा, फारसी बोलेगा, अरबी बोलेगा, संस्कृत नहीं। ठीक है, उर्दू भी बोलेगा, उर्दू, अरबी, फारसी। मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? देखो ये चीज़ है, रेशम उत्पादन टीपू सुल्तान। आपको लगेगा हैदर अली, नहीं। हाँ, यहाँ पे ये जरूर कुछ किया था, कालीकट और मालाबार तट को ये कब्जा किया था, लेकिन सबसे पहली बात टीपू को ही जाता है रेशम का। और कोरोमंडल तट पे कौन कब्जा करना चाहता था, याद है? चिनकिलीज खान, बुरहान मुल्क। ये चीज़ किससे छीना था? आसफ जाह से, जो मुगलों के अधीन स्वायत्त शासन कर रहा था। टीपू सुल्तान ने मंगलोर, वैजाबाद और मौलीबाद में किन सुविधाओं की स्थापना की थी? यहाँ पे गोदी स्थापना किया था। तो मंगलोर में ट्रीटी ऑफ मंगलोर किया था, वैजाबाद और मौलीदाबाद। यहाँ पे कोडियात बनाया था, जहाज बना। टीपू सुल्तान ने पालकी के इस्तेमाल पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो तुम बोलना यह सही, बिल्कुल सही है कि ये पालकी के उपयोग पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। नहीं, पूर्ण नहीं, ये प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ये महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे सिंध विजय के ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम का क्या हुआ था, छूट गया था हमसे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के बीच किस बात का डर फैला हुआ था? तो उत्तरार्ध, तो सब डर एक ही बात का था, फ्रांसीसी कब्जा। नेपोलियन और टीपू सुल्तान के संयुक्त आक्रमण का भय था। फिर यहाँ पे अंग्रेजों को मुगल शासक द्वारा जारी किए गए फरमान किया गया था 1717 में, याद है? के अंतर्गत किस वर्ष कुछ व्यापारिक सुविधाएं संबंधी एकाधिकार प्राप्त हुए? तो 1717 से पहले भी किया गया था, 1630 में। क्या है? 1630 में। पाठ की दिया हुआ बुक में कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने सिंध में रुचि लेना शुरू किया। क्या किया? जो सिंध क्षेत्र है वहाँ पे रुचि लेना शुरुआत किया, जहाँ पे उसको 1630 में एक मुगल शासक के द्वारा कुछ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुए थे। कहाँ पे? सिंध में। सिंध में इसको कौन दे दिया भाई? और ये 1630 वही पीरियड है अब शिवाजी का जन्म हो रहा है कि नहीं? अब यह है, तालपुर के अमीरों के शासन से पूर्व सिंध पर किस राजवंश का शासन था? जो सिंध है यहाँ पे तालपुर के अमीर शासन करते थे, याद रहेगा? लेकिन इससे पहले यहाँ पे सिंध पर कुछ और भी राजवंश है, जैसे कलोरा के सरदार। कहाँ थे? कलोरा के सरदार, उनका शासन हुआ करता था, कलोरा के सरदार का। अब जो है यहाँ पे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों की सिंध में रुचि बढ़ने का पहला कारण क्या था? तो याद है 1630 में इसको एक मुगल फरमान मिला था, जिसके कारण अंग्रेज को सिंध में कुछ व्यापारिक सुविधाएं और विशेष अधिकार मिला था। तो 1630 से चल भाई काम फिक्स करते हैं, 30 से फिक्स करते हैं सिंध में। अच्छा, तो सिंध में जाने का कारण यही था क्योंकि इसको विशेषाधिकार मिला था। कल्लूर के राजकुमार गुलाम शाह ने किस वर्ष अंग्रेजों को ठट्टा में फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी? तो याद है कल्लूर के राजकुमार का सिंध में तालपुर के अमीरों से पहले का शासन था। उसने अंग्रेज को ठट्टा में एक फैक्ट्री बनाने का अनुमति दिया। कब? 1758। अब ये देखो, ये पेज से सवाल बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है ट्रीटी ऑफ इंटरनल फ्रेंडशिप किस वर्ष हुआ? शाश्वत मित्र की संधि कब हुआ? तो ये हुआ 1809 में, याद है? तिलसित की संधि। इसके तहत क्या बन गया था? नेपोलियन और रूस तिलसित की संधि के बाद अंग्रेजों का क्या बन गए थे? दुश्मन। तो वही बोल रहा शाश्वत मित्रता की संधि। आपको याद रखना चाहिए, डेट वही है, डेट वही है जब रणजीत सिंह संधि करता है, याद है?
वही तिलसित की संधि है, शाश्वत मित्रता की संधि। रूस और फ्रांस मिल के विचार बना रहा था कि भारत में किस तरीके से घुसा जाए। 1832 की संधि के लिए विलियम बेंटिक ने किसे सिंध भेजा? आपको ये कहीं पर हम सवाल पढ़ाए थे गवर्नर जनरल वाला में। इसमें क्वेश्चन आया था कि विलियम बेंटिक ने सिंध के अमीरों से संधि किया था, उसमें किसको भेजा था? रिकी पॉन्टिंग को भेजा था उस समय सिंध के अमीरों से संधि करने के लिए, रिकी पॉन्टिंग। फिर यहाँ पे देखो 1832 की संधि के प्रावधानों के अनुसार बिल्कुल कौन किया था? एक तरफ था बेंटिक, ये भेजा था किसको? पॉन्टिंग को। किसके? सिंध के अमीरों से संधि करने के लिए। कब? 1832। तो उसमें सिंध के मार्ग का उपयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता था? तो भाई तुम व्यापार करो, यात्री का आगमन करवाओ, लेकिन सैन्य सामग्री तुम नहीं ले जाओ। व्यापार करना व्यापार करो। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों ने सिंध में अपने 3 प्रतिनिधि मंडल क्यों भेजे? इस बात का जवाब दो। तो वो भेजा था कि उस समय याद है 1807 में ही सिंध तिलसित की संधि हुई थी रूस और फ्रांस के बीच, जिससे रूस और फ्रांस के संयुक्त हमले के खतरे को रोकने के लिए, हाँ आ जाओ, तो रूस और फ्रांस के खतरे को रोकने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1807 में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम और नेपोलियन का बोनापार्ट के बीच कौन सा संधि हुआ? इसके कारण अंग्रेज भारत की सीमा पर सुरक्षा प्रबंध करने पड़े, तो तिलसित का संधि हुआ था, ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वारा शाश्वत मित्रता की संधि के सिलसिले में काबुल किसे भेजा गया? तो लॉर्ड मिंटो काबुल भेजा था, ठीक है, एल्फिस्टन को। किसको भेजा था? एल्फिस्टन को। जिसको सिंध में याद है सहायक संधि हुआ था 1839 में बेंटिक के समय। सिंध ने ब्रिटिश कंपनी के साथ सहायक संधि को औपचारिक रूप से किस वर्ष स्वीकार किया? तो राणा रणजीत सिंह की जिस समय मृत्यु हुआ था उसी के आसपास। 1839 के सिंध के अंतर्गत ब्रिटिश सहायक बल को किन स्थानों पर जगह दी गई? किन स्थानों पर जगह दी गई? तो शिकारपुर और बक्कर को, शिकारपुर और बक्कर को। हमें सिंध को अपने अधिकार में लेने में कोई हक नहीं था, फिर भी हम यह करेंगे कि यह एक अवसरवादी उपयोगी मानवता दुर्दता का एक नमूना होगा। कौन बोला? चार्ल्स नेपियर। कौन बोला ये? चार्ल्स नेपियर बोला। किस? क्योंकि सिंध विजय चार्ल्स नेपियर ही किया था। तो सिंध विजय के ऊपर जितना भी स्टेटमेंट है कौन बोल रहा है? चार्ल्स नेपियर बोल रहा है। लेकिन ये बोलेगा कि मैं आपकी नीति का कायल हूँ कि यह नहीं कहूँगा कि आप सर्वोत्तम है, लेकिन यह निस्संदेह उस तलवार का अकदम हिस्सा है। तो नीति किसका था? चार्ल्स नेपियर। इसके ऊपर कौन बोलेगा? जेम्स आउटरम बोलेगा, जो चार्ल्स नेपियर का सहायक के रूप में गया था सिंध। और सिंध में किसको भेजा था बेंटिक संधि करने के लिए? पॉन्टिंग को। 10 मिनट का समय है। फिर यहाँ पर सिंध के विजय को अवसरवादी उपयोगी एवं मानवता दुर्द का नमूना किसने कहा? तो सिंध विजय पे जितना भी कर रहा चार्ल्स नेपियर कर रहा है। नेपियर के अनुसार सिंध के अमीरों को हटाना किसके अनुरूप था? तो इंग्लैंड की महानता के अनुरूप था। फिर है जेम्स आउटरम सिंध के समालेलन के समय किस पद पे थे? तो ये नेपियर के सहायक के पद पे थे, जेम्स आउटरम, है ना। फिर जेम्स आउटरम ने नेपियर की नीति के बारे में क्या बोला था? तो वो बोले थे, याद है कि मैं इस नीति का कायल हो गया, यही बोला था। अब SCERT, अब इसमें जो सवाल है इससे ये सब देखते हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में फर्स्ट हाफ के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप का मुख्य परिवर्तन क्या था?
तो इस समय नया नया जो स्वतंत्र राज्य उसका उदय हो रहा था। किसने मुगल की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर बंगाल को धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य में बदला? तो मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां, यानी एक से अधिक ऑप्शन होगा। मुर्शिद कुली खां तो शुरुआत किया, लेकिन अलीवर्दी खां का भी रोल है, तो ये दोनों होगा। अवध और हैदराबाद के प्रमुख प्रांतों के शासक को मुगलों के अधीन कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसके अधीन कौन सा पद प्राप्त हुआ था अवध और हैदराबाद के प्रमुख प्रांतों को? तो सूबेदार का। अवध की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अवध की स्थापना निजामुल मुल्क किसने की थी? निजामुल मुल्क ने नहीं, शहादत खान ने की थी, जिसे बरहान इन मुल्क कहा जाता है। तो यानी बरहान इन मुल्क किसका नाम है? शहादत खान का। बोले शहादत। फिर यहाँ पे आमेर के सिवाय जो जयसिंह है उसके ऊपर बहुत सवाल आता है टीआरडी में। तो 18वीं सदी का श्रेष्ठ राजपूत शासक किसे माना जाता है? तो आपको लगेगा महाराणा प्रताप। नहीं, ये तो 1572 में, ये सब में सुनते हैं हम लोग। 1576 सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने किस शहर की स्थापना की थी? तो सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। एक से अधिक शहर नहीं बोल देना। सवाई जयसिंह ने रेखा गणित के तत्व यूक्लिड के पुस्तक अनुवाद किस भाषा में किया? तो संस्कृत में किया था। मराठा साम्राज्य के उदय में किस व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख योगदान रहा? ठीक है, तो किसका रहा था? सवाई जयसिंह। लिखिएगा। अब सवाई जयसिंह ने कहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन स्थापना किया था? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस। ठीक है, यहाँ पे टीआरडी में पूछा था ये। उसके बाद एससीईआरटी में दिया हुआ शिवाजी के बारे में। यहाँ पे देखिए, शिवाजी महाराज का जन्म अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो 1630 में शाहजी भोसले के यहाँ, क्योंकि ये इसके फादर थे। शिवाजी महाराज का जो आरंभिक जीवन है उस पर किनका सबसे अधिक प्रभाव था? माता जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव। फिर जो है 18 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचय किन किलों पर कब्जा करके दिया? तो रायगढ़, कोंकण और तोरन। ठीक है ना, 1845 में किया था। 1645 में शिवाजी को स्वतंत्र एक मराठा राज्य की स्थापना में सबसे पहले किस शासक का विरोध सहना पड़ा? तो वो सहना पड़ा था ये अपने ही लोगों का, यानी कि मराठाई जमींदार के देशमुखों का। फिर है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? तो देखो, विरुद्ध सैन्य अभियान किसको भेजा था? इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप बोलोगे एक से अधिक, ई ऑप्शन मार के आ जाओगे। नहीं, शाइस्ता खान को भी भेजा था, जयसिंह को भी भेजा था, लेकिन यहाँ पे बोला सफल अभियान। तो सफल कौन हो गया था? जयसिंह हो गया था। शाइस्ता खान तो हार गया था, सबसे पहले शाइस्ता खान को ही भेजा था, लेकिन सफल जो रहा था वो जयसिंह रहा था। ध्यान क्वेश्चन, शिवाजी ने किस वर्ष मुगल और बीजापुर के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष शुरू किया? तो 1670 में था फॉर रीजन। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अब फिर शिवाजी ने मुगलों के संबंध में खटास आने का क्या कारण था? तो इनका मुगलों के संबंध से खटास आने लगा, इसका कारण क्या था? तो औरंगजेब द्वारा जो है अपमानजनक व्यवहार किया जाना। इसका मतलब टैक्स वगैरह ये सब नहीं था, किले पर अधिकार नहीं था। औरंगजेब अपने दरबार में बुला के अच्छे से व्यवहार नहीं किया। थाला फॉर ए रीजन, ये तो पता ही है, बीजापुर में। तो एक से अधिक नहीं है यहाँ पे। शिवाजी ने किस वर्ष मुगलों और बीजापुर के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष किया? तो थाला फॉर ए रीजन 1770। शिवाजी ने अपना विधिवत राज्याभिषेक कहाँ कराया? यही टीआरडी में पूछा था। तो रायगढ़ के किले राय जी किया, रायगढ़ राज्याभिषेक। शिवाजी ने सैन्य प्रशासन में वेतन की क्या व्यवस्था थी? तो ये नगद वेतन का प्रावधान था, जागीर नहीं दी जाती थी, अनाज के रूप में नहीं, तो नगद वेतन। शिवाजी के प्रशासन में विदेशी मामलों के प्रभारी कौन थे? तो दबीर को बोलते थे विदेशी मामले देखकर। तो धर्म विदेशी से दबीर, दब मत। विदेशी मामला कौन देखेगा? जो दबेगा नहीं।
राजा को पत्र व्यवहार में मदद करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाक्यानबीस नहीं, शूरनबीस। किसको क्या कहा जाता था? शूरनबीस। वह राजा को उसके अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार और संपर्क बनाए रखने में सहायता करता। वाक्यानबीस तो पत्राचार करने वाला होता। पत्र व्यवहार। मराठा राज्य के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? चौथ और सरदेशमुख। ये सब नहीं, इसके आधार पर चौथ ले जाता पड़ोसी से, अब सरदेशमुख अपने राज्यों से। मराठा राज्य को 5 परिवारों में विभाजित था। 19वीं सदी में किस प्रमुख के नेतृत्व में सिखों ने एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया? तो रणजीत सिंह। ये गुरु नहीं थे, ये राजा थे, याद रखो। इनका समय काल 1839 के आसपास है। पंजाब के क्षेत्र में सिखों ने स्वयं को अपने कितनों मिसलों में संगठित किया? याद है, टीआरई में पूछा था। 12 मिसल। तेरे तो 12 बज गए। जाट राज्य का पूर्ण विकास के नेतृत्व में कब हुआ? तो याद है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जाट आज़ाद रहेगा। 1756 से 63 के बीच। भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन और बंदन सिंह। यानी कि मोर देन वन ऑप्शन है बीबीआई। कैसे याद रखोगे? तो इस समय सूरजमल नहीं था। भरतपुर जाट का नाम आया तो चूड़ामन और बदन सिंह होगा। चूड़ामन और बदन सिंह। तो ऐसे याद कर सकते हो इसको, चूड़ा प्लस बेदाम। भरतपुर में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने संभाला? तो बंदा बहादुर। तो गोविंद सिंह के बाद कौन आया? बंदा बहादुर आए। 18वीं सदी के दौरान पंजाब के सिखों के विशेष जत्थों या संघों को क्या बोलते हैं? तो मिसल बोलते हैं। जत्थों या संघों के क्या बोलते हैं? मिसल। लेकिन जो संयुक्त सेना थी इसको क्या बोलते हैं? तो 10 खालसा। सिखों के एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसने संगठित किया? गुरु गोविंद सिंह। अंग्रेजों ने भारत को अपने गुलाम बनाने में सफलता क्यों प्राप्त की? तो जो वहाँ पे भारतीय शासकों में जो क्षेत्रीय की भावना थी वो कम थी और अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ सके। क्षेत्रीय राज्यों ने अपने राज्य का खर्च चलाने के लिए भू राजस्व प्रशासन की कौन सी प्रणाली अपनाई थी? तो ठेकेदार प्रणाली। जमींदार प्रणाली नहीं, ठेकेदार प्रणाली। ये सिखों के एक शक्तिशाली का राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने स्थापना किया? तो गुरु गोविंद सिंह। राजनीतिक और सैनिक शक्ति, ठीक है। जो 10वें गुरु थे वो 1699 में इन्हीं के समय खालसा पंथ का स्थापना हुआ और ये खालसा पंथ क्या था? एक अनुशासित सैनिक और राजनीतिक शक्ति में बदल दिया सिख को। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 1674 में। जब इनका 72 वर्ष बोले 1674 में स्थापना की, जब इनका राज अभिषेक हुआ। 72वां बोले कि 1674 में किया। सिखों का एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि ये किए थे। मुगलों के, अब यहाँ पे देखिए, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में कौन आता है? उत्तराधिकारी तो बताए थे, अवध हो गया, फिर से हैदराबाद हो गया, ये सब जो है शक्तिशाली राज्य में आता है। अब इसी को देख ले रहे हैं कि 18वीं सदी में, याद है, जो राज्य उदित हुए थे उसके प्रकार कौन कौन है? तो उत्तराधिकारी राज, विद्रोही या नवीन राज, और एक है स्वतंत्र राज, इंडिपेंडेंट किंगडम्स। तो उत्तराधिकारी राज में कौन कौन आएगा जो इसका उत्तराधिकार बना विरोध करके? तो एक थे अवध। अवध में बुरहानुल मुल्क इनके 1722 में, फिर बंगाल में मुर्शिद कुली खां 1717, हैदराबाद में 1724 निजाम उल मुल्क। तो ये सब क्या है? सक्सेसर राज्य। तो यही पूछा था जो 8 में है उसी से।
नेट के एनसीईआरटी। और यहाँ पे जो है विद्रोही राज कौन है, रिबल या फिर नवीन या न्यू स्टेट। विद्रोह करके कौन है, मराठा सबसे ज़्यादा विद्रोह, सिख विद्रोह, जाट, ये सब कोई विद्रोह, जैसे इसमें शिवाजी विद्रोह किए, इसमें सिख में बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ये सब विद्रोह किए। जाट में सूरज चूरा मनबदन सिंह, सूरजमल, ये सब विद्रोह किए। तो ये सब विद्रोह या नवीन राज है। स्वतंत्र राज्य कौन है, तो मैसूर क्या है, स्वतंत्र था। ये ऐसे राज थे जो मुगल सत्ता से तो अलग ना हुए, ना ही सीधे तौर पे मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। ये काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक स्वतंत्र। जैसे मैसूर, राजपूत राज, केरल में त्रावणकोर थी, ये सब हो गए। बस यहाँ यहाँ पे यही याद रखना है। उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन है, तो एक अवध है, हैदराबाद है, और एक अवध हैदराबाद है, और एक कौन थे, बंगाल। ये सब क्या है, उत्तराधिकारी राज। फिर यहाँ पे देखिए सवाल है, अवध बंगाल और हैदराबाद जैसे राज्य पहले किस श्रेणी में आते थे, तो पहले आते थे ये लोग वतन जागीर में, नहीं, पुराने मुगल प्रांत के रूप में। निम्न वतन जागीर के रूप में तो आता है, वतन के लिए जान को देगा तो राजपूत राज आता है। निम्नलिखित में से कौन से राज को वतन जागीर बोला जाता था, तो राजपूत राज को, क्योंकि राजपूती वतन के लिए बोलेगा। अब ये तो ही गया, हैदराबाद के और बंगाल के संस्थापकों को कितने जाट का दर्जा प्राप्त था, तो मुगलों के समय इन दोनों का जो संस्थापक है उनको 7,000 का मनसब दिया जाता था। सब एनसीईआरटी का लाइन है। अब यहाँ पे देखिए, सुबह ए आज़ादी, ये फैज़ अहमद फैज़ की, ये अभी कलर का एग्ज़ाम हुआ था, उसी में पूछा था कि सुबह ए आज़ादी किसकी पुस्तक है, तो फैज़ अहमद फैज़ की पुस्तक है। यहाँ पे जो किस बात का कविता में संग्रह किया गया है, किस प्रमुख कविता का संग्रह में संकलित किया गया, तो दस्त ए सवा में ही सुबह ए आज़ादी को फैज़ अहमद फैज़ द्वारा संकलित किया गया है। अब यहाँ पे सुबह ए आज़ादी कविता के रचयिता कौन थे, तो फैज़ अहमद फैज़ थे। देखो क्लर्क में पूछा था, सुबह ए आज़ादी नज्म किस ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, तो भारत विभाजन के ऊपर लिखी गई। सुबह ए आज़ादी, विभाजन होगा, सुबह आज़ादी मिलेगा, तो यही है। अब ये देखो, अभी पूछा था ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन, और हमसे ये कौन किस हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कहाँ का है, कंफ्यूज हो रहे थे कुछ, तो देख लें यहाँ पे। ये जो आपका है केरल हाई कोर्ट का जो है लक्षद्वीप तक है, मद्रास का पौंडीचेरी तक है, ठीक है ना। कोलकाता का अंडमान निकोबार, बॉम्बे का दमन दीव, क्या है, बॉम्बे दमन दीव, ABCD होता है ना, BCD, तो ये बॉम्बे का दमन दीव, मद्रास का पुडुचेरी, याद रहेगा। फिर एक आपको क्वेश्चन पूछा था, हम बता दे रहे हैं। इसमें पूछा था अल बुरूनी का घर कहाँ था, उसमें एक ऑप्शन था ख्वारिज़म, और एक ऑप्शन था तंजियर। तो हम लोग कंफ्यूज हो क्या मारती थे, तंजीर। तंजीर केस का होगा, किस बात का तंज थे, इब्न बतूता का घर था। तो फिर जो ख्वारिज़म होगा वही अलबुर्नी का घर होगा, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।